तो दोस्तों द डीप डाइव की इस नई गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जयप्रकाश एजुकेशन हब के कुछ बहुत ही शानदार शिक्षण नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं। और आज का विषय बहुत ही खास है। बिल्कुल। आज का हमारा मुख्य विषय है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, मतलब अगर अंग्रेजी में कहें तो डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग। जी, और ये विषय ना सिर्फ सीटीईटी या किसी अन्य शिक्षण परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ज़रूरी है, बल्कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इंसान असल में सीखते कैसे हैं, हाँ, और जब वो अटक जाते हैं तो उन्हें सही रास्ते पे कैसे लाया जाए, तो ये चर्चा आपके लिए एक शॉर्टकट की तरह है। एकदम सही कहा आपने। मतलब चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होना एकदम स्वाभाविक है। हर कोई गलती करता है। बिल्कुल, कोई भी नया क्या कहते हैं दिमागी कनेक्शन बिल्कुल बिना किसी त्रुटि के तो बनता नहीं है। सही बात है। लेकिन एक बेहतरीन शिक्षक उन गलतियों के साथ करता क्या है, ये सबसे अहम है। और यहीं से हमारी चर्चा का पहला हिस्सा शुरू होता है, निदानात्मक शिक्षण। एक आम नजरिया ये हो सकता है कि गलती को विफलता मान लिया जाए, लेकिन निदानात्मक शिक्षण की शुरुआत ही इस बात से होती है कि हर गलती जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। हाँ, नोट्स में भी यही बात बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है। निदानात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की कमजोरियों और उनकी कठिनाइयों का पता लगाना है। बिल्कुल, और नोट्स में जो वो डॉक्टर वाला उदाहरण दिया गया है वो बहुत ही सटीक है। अरे वाह, हाँ, वो मेडिकल वाली उपमा। जी, जैसे एक डॉक्टर सिर्फ बीमारी के लक्षणों को नहीं देखता, वो सिर्फ बुखार नापकर गोली नहीं दे देता। वो पता लगाता है कि बुखार का असल कारण क्या है, क्या कोई इन्फेक्शन है या बस थकान है। एकदम सही। ठीक वैसे ही निदानात्मक शिक्षण का काम है ये खोजना कि सीखने में समस्या की जड़ कहाँ है। मुझे इसमें एक अपनी उपमा जोड़ने का मन कर रहा है। अच्छा, बताइए। मतलब ये एकदम किसी कार मैकेनिक की तरह है। अगर कार के इंजन से अजीब सी आवाज आ रही है तो मैकेनिक आंख बंद करके पार्ट्स बदलना शुरू नहीं कर देता। हाँ, वो पहले चेक करता है। बिल्कुल, वो पहले बोनट खोलता है, अलग अलग हिस्सों का टेस्ट करता है। वो देखता है कि समस्या स्पार्क प्लग में है या इंजन ऑयल कम है। ये बहुत ही बढ़िया तुलना है। और अगर हम इसे गणित के उदाहरण से जोड़ें, तो मान लीजिए एक बच्चा बार बार घटाव के सवालों में गलती कर रहा है, तो शिक्षक को ये देखना होगा कि क्या उसे संख्याओं का ज्ञान ही नहीं है, या वो हासिल लेने वाले कॉन्सेप्ट में उलझ रहा है, या फिर शायद उसका प्रैक्टिस का लेवल कम है। हाँ, और मनोविज्ञान में हम इसे कॉग्निटिव लोड भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पास ज्ञान होता है, लेकिन जब उसे एक साथ कई मानसिक कदम उठाने पड़ते हैं तो उसका दिमाग ओवरलोड हो जाता है। अच्छा, मतलब जानकारी है पर वो एक साथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। निदानात्मक परीक्षण यही विश्लेषण करते हैं कि शॉर्ट सर्किट आखिर हो कहाँ रहा है। तो जब तक इस मूल कारण यानी रूट कॉज का पता नहीं चलता, तब तक आगे की कोई भी रणनीति काम नहीं कर सकती। एकदम सही। और ये व्यक्तिगत भिन्नताओं यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सिद्धांत पर काम करता है। 35 बच्चों की क्लास में एक ही गलती के 35 अलग-अलग कारण हो सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो एक शिक्षक के लिए बहुत बड़ा काम है। मतलब वो सिर्फ लेक्चरर नहीं है, वो तो एक रिसर्चर भी बन गया है। हाँ, यही तो शिक्षा की असली जटिलता और सुंदरता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब वो मूल कारण खोज लिया जाता है, जब ये स्पष्ट हो जाता है कि इंजन की कौन सी बेल्ट ढीली है, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा मरम्मत का। बिल्कुल, और शिक्षा शास्त्र में इसी मरम्मत को उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग कहा जाता है। स्रोत सामग्री इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाती है। जी, उसमें लिखा है समस्या का इलाज बराबर उपचारात्मक शिक्षण। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठाना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। क्या उपचारात्मक शिक्षण का मतलब सिर्फ उसी बात को दोबारा जोर से या थोड़ी धीमी गति से दोहराना है? मतलब क्या टीचर बस फिर से वही लेक्चर दे देता है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। अच्छा? हाँ, अगर कोई बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है और आप उसे वही बात दोबारा उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि अगर मैकेनिक का पाना गलत साइज का है तो वो उसे और ज्यादा जोर से घुमाने की कोशिश कर रहा है। एकदम परफेक्ट उदाहरण। उपचारात्मक शिक्षण सिर्फ पुरानी बात को दोहराना नहीं है, स्रोत के अनुसार इसमें अलग अलग विधियों का उपयोग करना और सरल तरीके अपनाना शामिल है। अगर बच्चा एक तरीके से नहीं समझ पा रहा है तो समस्या उसके सुनने में नहीं है, समस्या शायद पढ़ाने के फॉर्मेट में है। क्या हम इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल। चलिए भिन्न यानी फ्रैक्शंस का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए क्लास में बताया गया कि 1/4 संख्या 1/2 से छोटी होती है। हाँ, ये तो बहुत बेसिक है। हमारे लिए बेसिक है,
लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत भ्रमित करने वाला हो सकता है, क्योंकि उसने हमेशा सीखा है कि 4 तो 2 से बड़ा होता है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसके दिमाग में तो 4 बड़ा ही है ना। बिल्कुल। अब निदानात्मक परीक्षण ने ये पकड़ लिया कि बच्चा संख्याओं को अमूर्त रूप में देख रहा है। तो यहाँ उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा? शायद उसे कोई विजुअल उदाहरण देना। एकदम सही। शिक्षक को अब ब्लैकबोर्ड पर लिखे अंकों से हटकर ठोस सामग्री का उपयोग करना होगा, जैसे एक सेब को 2 हिस्सों में काटना और दूसरे सेब को 4 हिस्सों में काटना। और फिर उसे दिखाना है कि देखो कौन सा हिस्सा बड़ा है। जी, नोट्स में जो बात कही गई है ना कि विशेष सहायता प्रदान करना, उसका असल मतलब यही है कि छात्र के सीखने की शैली के अनुसार शिक्षक को अपनी पढ़ाने की शैली बदलनी पड़ती है। ये बहुत ही शानदार फंडा है। तो अब तक ये एकदम स्पष्ट हो चुका है कि निदानात्मक शिक्षण समस्या को खोजने की कला है और उपचारात्मक शिक्षण उसे सुलझाने का विज्ञान है। सही बात है। अब इन दोनों धारणाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि परीक्षा में कोई भ्रम न रहे। अगर हम इन दोनों के बीच के अंतर को देखें तो निदानात्मक शिक्षण हमेशा टाइमलाइन पर पहले आता है। इसका मुख्य काम है विश्लेषण करना, मतलब डेटा इकट्ठा करना, टेस्ट लेना और पैटर्न पहचानना। और दूसरी ओर उपचारात्मक शिक्षण बाद में आता है, मतलब उसका काम है सुधार लाना। बिल्कुल। तो इसे याद रखने का सबसे आसान सूत्र हुआ पहले डायग्नोसिस फिर ट्रीटमेंट। जी, एकदम सही फॉर्मूला है ये। लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या कोई ऐसा परिदृश्य हो सकता है जहां एक के बिना दूसरा संभव हो? क्या हम सिर्फ डायग्नोसिस कर लें या सिर्फ ट्रीटमेंट दे दें? नहीं, ऐसा करना शिक्षा शास्त्र की बहुत बड़ी भूल होगी। स्रोत सामग्री इस बात पर खास जोर देती है कि ये दोनों ना एक दूसरे के पूरक हैं। अच्छा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हाँ, अगर आपने केवल निदान करके छोड़ दिया, मतलब टीचर ने पता लगा लिया कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो तो बस एक खोखला लेबल बन गया ना। हाँ, वो तो छात्र को ये बताने जैसा है कि तुम इसमें कमजोर हो, पर ये नहीं बताना कि इसे ठीक कैसे करें। ये तो बच्चे का कॉन्फिडेंस गिरा देगा। एकदम। और इसके विपरीत सोचिए, अगर बिना निदान के उपचार शुरू कर दिया जाए तो वो तो शायद और भी खतरनाक होगा। बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बिना जाने कि छात्र कहाँ संघर्ष कर रहा है, उस पर अतिरिक्त अभ्यास का बोझ डालना कॉग्निटिव ओवरलोड पैदा कर सकता है। बच्चा एकदम ऊब जाएगा। सही बात है। बिना सही निदान के किया गया उपचार सिर्फ समय और ऊर्जा की बर्बादी है। तो चलिए अब सिद्धांतों से थोड़ा बाहर आते हैं और बात करते हैं एक्शन की। एक असली क्लासरूम में इसे वास्तव में कैसे लागू किया जाता है? स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया 5 चरणों वाली प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट दिया गया है। हाँ, वो 5 स्टेप प्रोसेस, ये एकदम किसी वैज्ञानिक प्रयोग की तरह है। इसका पहला कदम है समस्या की पहचान करना, जो आमतौर पर टेस्ट या क्लास में पूछे गए सवालों से होता है। बिल्कुल। फिर दूसरा कदम आता है कारण का पता लगाना। और ये ना सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। वो क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक को एक मनोवैज्ञानिक की तरह सोचना पड़ता है। बच्चा जानबूझकर गलत नहीं करता, वो किसी ना किसी गलत नियम को सच मानकर चल रहा होता है। हाँ, जैसे वो 4 और 2 वाला फ्रैक्शन का उदाहरण हमने देखा था। जी। फिर तीसरा कदम है योजना बनाना। मतलब टीचर ये तय करता है कि अब कौन सी नई विधि या कौन सा नया उपकरण इस्तेमाल किया जाएगा। और चौथा कदम है उस योजना को लागू करना, यानी उपचारात्मक शिक्षण देना। एकदम सही। लेकिन ये प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं होती। इस पूरी चेन का 5वां और सबसे अहम कदम है पुनः मूल्यांकन करना, मतलब री-इवैल्यूएशन। हाँ, मैं इसी 5वें कदम पर थोड़ा जोर देना चाहता हूँ। क्या ये प्रक्रिया कभी खत्म होती है या ये 5वां कदम हमें वापस पहले कदम पर ले जाता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, शिक्षा ना कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्कर है, एक लूप है। जब आप कोई नई विधि लागू करते हैं तो आपको ये जांचना ही होता है कि क्या उसने काम किया, क्या बच्चे के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और अगर क्लियर नहीं हुआ तो ये चक्र वापस पहले या दूसरे कदम पर लौट जाता है। टीचर को अपनी योजना का फिर से विश्लेषण करना पड़ता है। पुनः मूल्यांकन ये सुनिश्चित करता है कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब टीचर का काम कभी खत्म नहीं होता। सच कहूं तो बिल्कुल नहीं खत्म होता। तो चलिए इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए अब उन विशेष एग्जाम टिप्स पर ध्यान देते हैं। नोट्स के अनुसार जहां निदानात्मक शब्द आए वहां उसका सीधा कनेक्शन समस्या खोजने और विश्लेषण से जोड़ना चाहिए, और जहां उपचारात्मक शब्द आए उसका कनेक्शन समस्या सुलझाने और सुधार से होना चाहिए। हाँ, मतलब कीवर्ड्स याद रखना जरूरी है, पर मैं श्रोताओं को ये सलाह दूंगा कि सिर्फ रटने के बजाय ना इसके पीछे के तर्क को याद रखें। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ा कीवर्ड जो नोट्स में है
वो है व्यक्तिगत शिक्षण यानी इंडिविजुअल टीचिंग। ये पूरी प्रणाली इसी पर आधारित है। हाँ, इस पॉइंट का क्या महत्व है एग्जाम के नजरिए से? देखिए, दशकों तक हमारी शिक्षा व्यवस्था एक फैक्ट्री मॉडल पर काम करती रही, जहां ये मान लिया जाता था कि वन साइज फिट्स ऑल, यानी एक ही तरीका सबके लिए काम करेगा। हाँ, टीचर बोर्ड पे पढ़ाता था और सबको समझ आना चाहिए। जी, लेकिन निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण इस पुरानी सोच को तोड़ते हैं। ये इस बात का सम्मान करते हैं कि हर बच्चे की अपनी एक अलग लय होती है, सीखने की अपनी एक गति होती है। तो अगर एग्जाम में कोई ऐसा सवाल आए जो व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात कर रहा हो, तो वो ऑप्शन हमेशा सही दिशा में होगा। एकदम सही। ये शिक्षा को एक सामूहिक कारखाने से निकालकर व्यक्तिगत निर्माण की ओर ले जाता है। अरे वाह, ये बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है। तो दोस्तों, आज की चर्चा का त्वरित सारांश ये है कि निदानात्मक शिक्षण से हम समस्या को पहचानते हैं और उपचारात्मक शिक्षण से उसे दूर करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जयप्रकाश एजुकेशन हब के ये नोट्स परीक्षा के लिए वाकई बहुत सटीक और उपयोगी हैं। बिल्कुल। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ गए तो CTET में इस टॉपिक के सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। हम आज की इस गहन चर्चा का समापन करते हैं। शिक्षा केवल सही उत्तर खोजने में नहीं, बल्कि मानवीय कनेक्शन में भी है। बिल्कुल। तो दोस्तों, एक नए विषय के साथ फिर से गहराई में उतरने का अवसर मिलेगा। तब तक के लिए सुनते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।